हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। तो एमबीबीएस एडमिशन 2024 काफी चौंकाने वाले फर्स्ट राउंड के बाद अब आप लोग जो 200-250 नंबर पे हैं उनके लिए काफी सारी जो असमंजस है, क्योंकि एनी हाउ दे हैव टू टेक एडमिशन इन एनी ऑफ द स्टेट, इन एनी ऑफ द कॉलेज। सो हियर वील डिस्कस अबाउट एनआरआई कोटा। एनआरआई कोटो के लिए काफी सारा डिस्कशन चलता है कि कहाँ पर एनआरआई कोटा अवेलेबल है, क्या उसकी प्रोसेस होती है, क्या हम उसके लिए एलिजिबल हैं। क्योंकि ध्यान रखिए, एलिजिबिलिटी पूरी क्लियर हो तभी आप आगे बढ़ें, अन्यथा न बढ़ें। कौन कौन से स्टेट्स हैं जो एनआरआई कोटा देते हैं, कौन से स्टेट्स हैं जिसमें सरकारी कॉलेज में एनआरआई कोटा भी होता है, कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जिनमें केवल प्राइवेट कॉलेजेस जो है वो एनआरआई कोटा देते हैं। तो इस तरह से एनआरआई कोटा में स्टेट वाइज भी काफी सारे वेरिएशंस हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स भी अलग अलग है। क्योंकि एनआरआई की जो डेफिनेशन है, हम केवल एनआरआई कोटा बोल देते हैं, लेकिन उसके बाद में अंदर क्या क्या उसमें सब कैटेगरीज हैं, किस तरह के कैंडिडेट्स को वो एनआरआई कोटा में एडमिशंस देते हैं, वो सब डिटेल्स हमारे पास में होना चाहिए। तो यदि हम बात करें एनआरआई, तो सबसे पहले तो हम समझ लें कि एनआरआई होता क्या है। ऐसा कोई भी कैंडिडेट जो एनआरआई है, मतलब नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, मतलब भारत के बाहर रह रहा है, तो इसका सीधा मतलब तो यही निकल के आता है कि भाई भारत का कोई कैंडिडेट ना होते हुए, भारत का कोई नागरिक ना रहते हुए बाहर का नागरिक होगा। तो एग्जैक्टली ये तो होता यही है, लेकिन काफी सारी कैटेगरीज यहाँ स्टेट वाइज दी गई हैं, जिसमें मैं आपको डिटेल बता देता हूं कि कुछ कॉमन कैटेगरीज कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले तो आप समझ लें कि जो कैंडिडेट खुद ही बाहर से अपना एकेडमिक्स या स्कूलिंग कर रहा है, उसके बाद में वो यहाँ एडमिशन लेने आया है, तो वो एक एनआरआई कैंडिडेट हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऐसा कोई कैंडिडेट जिसके मदर या फादर जो है वो कहीं विदेश में जॉब करते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान रखिए कि जो पेरेंट्स का या किसी का भी आप सर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो एनआरआई वो तभी कहलाता है जब पिछले फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज तक उसने वहां पर जॉब किया हो। आप समझ लें। अब इसके अलावा एक और जो कंडीशन होती है एनआरआई की, वो होती है फर्स्ट लाइन ब्लड रिलेशनशिप। फर्स्ट लाइन याद रखिए, यहां ऐसा नहीं कि कोई लंबा दूर का हमारे गांव के एक मौसा जी हैं तो वो नहीं चलेगा। यहां आप ध्यान रखें कि जो कैंडिडेट एडमिशन लेना चाहता है, उसके चाचा चाची, मामा मामी, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, मौसेरे फुफेरे जो होते हैं वो, या खास भाई बहन, ये कैंडिडेट जो रहते हैं वही आपके जो है फर्स्ट लाइन ब्लड रिलेशनशिप में आते हैं, और यही आपको एनआरआई कोटा के लिए जो है एलिजिबल बना सकते हैं। तो ये थोड़ी सी आपको कैटेगरीज ध्यान रखनी है। अपार्ट फ्रॉम मैं आपको बता दूं कि लगभग 11 स्टेट ऐसे हैं हमारे देश में जहां पर सरकारी कॉलेजों में भी एनआरआई कोटा होता है। जैसे आप देखेंगे कि पंजाब में है, हरियाणा में है, गुजरात में है, ऐसे काफी सारे स्टेट्स हैं। यदि अपन साउथ की बात करें तो पौंडीचेरी में है, गोवा में है। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं, ध्यान रखिए, जहां एनआरआई कोटा नाम की कोई भी चीज ना तो प्राइवेट कॉलेजेस में है ना सरकारी कॉलेजेस में है, और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड इसके उदाहरण हैं। तो यदि सावधान हो जाइए, यदि आपको कोई वहां पर इस तरह का लालच देता है तो उससे बचकर रहें। अब यहां पर मैं आपको सबसे ज्यादा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देने वाला हूं मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है यहां पर प्राइवेट कॉलेजेस में एनआरआई कोटा होता है। प्राइवेट कॉलेजेस में एनआरआई कोटा क्या है, क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी सीट्स हैं, क्या उसके सिस्टम होते हैं, इन सबको समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें टोटल सीट्स का 15% जो है एनआरआई कोटे के लिए रिजर्व रखा जाता है। तो इस तरीके से यदि उदाहरण के लिए देखें तो यदि अरबिंदो कॉलेज में 250 सीट्स हैं तो लगभग 38 सीट्स वहां पर जो हैं वो एनआरआई कोटे की हैं। यदि किसी कॉलेज में 200 टोटल सीट्स हैं, इसका मतलब 30 सीट्स वहां पर एनआरआई कोटे के लिए हैं। अब एनआरआई कोटे में एडमिशन लेना कैसे है, तो मैं आपको बता दूं कि जिस टाइम आप काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहां पर ऑप्शन होता है आपका नेशनलिटी से लेकर। तो ध्यान रखिए कि यदि आपके मार्क्स कम हैं, आपके पास एनआरआई की एलिजिबिलिटी है, तो वहां पर उस समय आप अपनी रजिस्ट्रेशन एनआरआई कोटे में करें। अब यहाँ एनआरआई कोटे में रजिस्ट्रेशन तो हो गया। मध्य प्रदेश में एनआरआई कोटे में बहुत रिलैक्सेशन है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पर एक फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, एनआरआई स्पॉन्सर्ड कोटा, मतलब कोई व्यक्ति आपको स्पॉन्सर कर रहा है। यहां डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप खुद बाहर पढ़े हैं,
सीधी बात है। तो आपका वहाँ का एकेडमिक्स के सर्टिफिकेट्स होंगे, यदि आपके पेरेंट्स वहाँ रह रहे हैं, आप भी वहाँ से आए हैं, तो आपके पास में वहाँ का वीज़ा भी होगा, ये सब डॉक्यूमेंट्स भी होंगे। उसके बाद भी जब यहाँ पर आपको खुद एडमिशन ले रहे हैं, आप चाहे पेरेंट्स आपके हों या आप यदि स्पॉन्सर्ड भी किसी से करा रहे हैं, तो उस कैंडिडेट का एनआरआई सर्टिफिकेट सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट होता है, जो सर्टेन एम्बेसी जिस भी कंट्री का होता है उसकी एम्बेसी से ही बनता है। इसके अलावा आप याद रखिए कि जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो आपको चाहिए ही। इसके अलावा कोई यदि आपको स्पॉन्सर्ड कर रहा है तो उसका एक पूरा एफिडेविट होता है, जिसमें वो पूरा एक ब्लड रिलेशन वगैरह जो आपकी होती है, जिस टाइप का रिलेशनशिप या पहचान है, वो बताने की कोशिश की जाती है। कुछ जगह पर जो है फैमिली ट्री की भी डिमांड होती है। तो इस तरह से ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स आप ध्यान रखें, बहुत अनिवार्य हैं। मध्य प्रदेश में याद रखिए प्राइवेट कॉलेजेस में एनआरआई कोटा होता है, लेकिन एनआरआई कोटा के पूरे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स यदि हों तभी आप अप्लाई करें, नहीं हो तो जो भी कंसर्न कॉलेजेस हैं उनसे आप बात करें, या जो कंसर्न पर्सन हैं जिनको पता है कि एनआरआई के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य होते हैं, किस तरीके से प्रॉपर बनाए जाते हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। वैसे मैं आपको बता दूं मध्य प्रदेश में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। यहाँ एनआरआई कोटे के जितने भी एप्लीकेंट्स होते हैं उनमें रिजेक्शन रेट शायद नहीं देखा जाता, सभी एक्सेप्ट हो जाते हैं। क्योंकि गुजरात में यदि अपन देखेंगे तो गुजरात में बहुत ज़्यादा एनआरआई एप्लीकेंट्स होते हैं और काफ़ी सारे केसेस जो होते हैं छोटी छोटी गलतियों की वजह से रिजेक्ट भी किए जाते हैं। तो यदि आप एनआरआई कोटे में एडमिशन लेना चाहते हैं तो याद रखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को भूल जाइए, वहाँ कोई एनआरआई कोटा नहीं होता है। यदि आप पंजाब हरियाणा से हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में वहाँ लेना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज के वहाँ पे जो सीट्स हैं, जो प्रोसेस है, क्योंकि पंजाब में आपको बता दूं कि वहाँ जो है एनआरई मीन्स एनआरआई स्पॉन्सर्ड नहीं होता है। तो ये भी ध्यान रखिए कि कुछ स्टेट में केवल प्योर एनआरआई को ले रहे हैं, कुछ स्टेट्स में काफी सारे और भी सब कैटेगरीज हैं। तो इन सबको रूल्स को हर एक जो स्टेट है उसके डीएमई में जब एनआरआई की स्पॉन्सरशिप की बात होती है, एनआरआई कोटे की बात होती है, तो उसके पूरे रूल्स वहां पर दिखाए जाते हैं। तो वापस आता हूं, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में यदि कोई भी कैंडिडेट, चाहे वो एमपी डोमिसाइल है या एमपी का बाहर का डोमिसाइल है, वो एनआरआई कोटा में एनआरआई डायरेक्ट हो तो भी, खुद एनआरआई हो, पेरेंट्स हो, कोई ब्लड रिलेशन में हो या स्पॉन्सर्ड हो, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह की कोई भी यदि आपको एमपी के एनआरआई कोटे में एडमिशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे नीचे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और ध्यान रखें कि कॉल वही लोग करें जिनको आवश्यकता है सीट लेने की, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कई बार बहुत छोटी छोटी चीज़ें पूछने के लिए स्टूडेंट्स कॉल करते हैं। मैं समझ सकता हूं कि आपके अंदर काउंसलिंग को लेके घबराहट होती है, क्योंकि इंडिया में जो एमसीसी की काउंसलिंग है, मेडिकल एडमिशन से रिलेटेड काउंसलिंग का प्रोसेस है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और उसमें आप काफ़ी जो है वो तनाव में रहते हैं जब तक आपको कहीं कोई सीट न मिल जाए। फिर भी मैं दुआ करता हूं कि जो भी लोग अच्छे से अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो काउंसलिंग के थ्रू जा रहे हैं, चाहे भी एनआरआई कोटे के लिए सोच रहे हैं, वो ठीक से अपना प्रोसेस करें। आपका अच्छा वाला एमबीबीएस करने का अच्छा वाला सपना अच्छा प्रोसेस अपना कर ही पूरा हो, इस एक शुभकामना के साथ आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप इस वीडियो पे बने रहे। और आप आगे भी इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार, जय हिंद।